अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू रिपब्लिक से मैं हूं सईद बलोच। नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फायज ईसा नजरसानी दरखास्तों की समाअत थी। आज भी समाअत के दौरान कमरा अदालत का जो माहौल था, जो टेम्परेचर था, वो कई बार उतार चढ़ाव उसमें देखने में आया। जस्टिस काजी फायज ईसा जिस तरह वो अपनी हर समाअत के दौरान जज्बाती होते हैं, आज भी कई मरतबा उनको अदालत के अंदर जज्बाती होते देखा गया। उनकी एहलिया भी जज्बाती हुई। एक बार वो अपने वालिद साहब का जिक्र करते हुए अबदीदा भी हो गई। अदालत की जानिब से भी कुछ तामुल और बर्दाश्त का मुजाहरा किया गया। एक मौके पे हमने ये भी देखा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल भी थोड़े जज्बाती हुए। केस का आज क्या अहवाल था, क्या सूरत हाल रही, इस हवाले से मेरे साथ सीनियर सहाफी राशिद हबीब साहब मौजूद हैं। इनसे तजिया भी जानेंगे और केस का आज का अहवाल भी इनकी जबानी सुनते हैं। राशिद साहब, आज जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई को जो जज्बाती उतार चढ़ाव हमने जजेस की जानिब से भी देखा और जो साइलीन थे दोनों उनकी जानिब से भी देखा, उसके बारे में आप क्या कहते हैं? जी सही साहब, आज की जो कार्रवाई है उसको थोड़ा सा जुडिशियल हिस्ट्री के हिसाब से अफसोस भी कह सकता हूँ मैं। सही। वैसे तो लोगों का ये ख्याल है, हमारे साथियों का, कि ये एक अलग केस है, रूटीन केसेस से अलग केस है, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं, स्पेशल माहौल है और पर्सन भी स्पेशल है जिसके खिलाफ ये केस है। इसलिए कुछ मुख्तलिफ चल रहा है, इसमें बहुत कुछ मुख्तलिफ चल रहा है, लेकिन ये इतना मुख्तलिफ चल रहा है कि जिसकी अदालतों में मिसाल नहीं मिलती। मसलन एक जज को बतौर जज, या तो अगर वो खुद जज है तो फिर वो आर्ग्यू नहीं कर सकता अपना केस, लेकिन उसको इन पर्सन केस आर्ग्यू करने की इजाजत दी गई सुप्रीम कोर्ट रूल्स के मुताबिक। जी। अब जब वो इन पर्सन आर्ग्यू कर रहे हैं तो फिर वो एज जज नहीं बोल रहे, लेकिन वो लिबर्टी पूरी जज वाली ले रहे हैं। जजेस के साथ ऐसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे वो अपने साइलिन के साथ करते हैं। नहीं 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 नहीं, वो साइलिन के साथ तो वो करते ही नहीं है। वो जजेस के साथ ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे जो सामने बैठे हुए हैं वो जजेस नहीं है, वो उनके साथी हैं, दोस्त यार हैं। वो बात ही नहीं करने देते सामने बैठे हुए। कई बार वो जजेस को टोक देते हैं और अपनी बात मुकम्मल करते हैं, बीच में उनकी बात नहीं करने देते, अपनी बात मुकम्मल करते हैं। ये सारा सिलसिला 2 दिन से चल रहा है और आफरीन है बेंच पर के वो इस सारी सिचुएशन को कैरी ऑन कर रहे हैं, चला रहे हैं। क्या काजी साहब की जगह अगर मुनीर मलिक साहब होते, उनके वकील, और वो इस तरह की कोई सूरत, सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी वकील को अदालत इतना बोलने दे और इतना लाउड बोलने दे, ऊंची आवाज में। अदालत में वकील का या किसी भी साइल का ऊंची आवाज में बात करना मना है, उसको फर्म सनद किया जाता है। और अल्फाज का इस्तेमाल भी ऐसा होता है कि वो तौहीन आमेज ना होने का कहा जाता है कि आपने जितनी भी सख्त बात करनी है, लहजा नरम और अल्फाज टेम्परेट रखें। अच्छा, क्या एक वकील अपने दलाइल देते हुए बेंच के जो रुकन जजेस होते हैं उनकी जानिब ऐसे उंगली पॉइंट आउट सवाल ही पैदा नहीं हो रहा? लेकिन काजी साहब का तो मुसलसल देख रहे हैं कि वो इस तरीके से उंगली पॉइंट आउट करते हैं जैसे मैं आपसे अपने दोस्त के तौर पे बात कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ भी कह लेता हूँ, नेगेटिव अल्फाज भी आपके साथ इस्तेमाल कर लेता हूँ। वो तकरीबन जो अगर कोर्ट के डेकोरम के पॉइंट आउट से देखा जाए तो वो नेगेटिव अल्फाज भी है। वो ये कहना कि अब ये आपकी को करने वाली बात है कि कल को आपकी वाइफ भी यहाँ खड़ी हो सकती है, इसको मुझे अगर कोई कहे तो मैं तो तब जाऊंगा फॉर्म। मतलब ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग वाला जो इसको हम तो कहें कि वो अपने जजेस को कह रहे हैं। हाँ, लेकिन वो खुद इतना ज्यादा इमोशनली चार्ज हैं कि वो जज्बात में क्या बोल रहे होते हैं उनको खुद पता नहीं चलता। 1-2 मौकों पर आपको देखा होगा आपने कि उनकी साहबजादी ने आके फिर उन्हें ऐसे पीछे कूल डाउन करने की कोशिश की कि उन्हें नहीं पता चलता गुस्से में कि वो क्या कुछ कहते चले जा रहे हैं। ये सिचुएशन है। अच्छा, हमने अमूमन ये देखा है कि जो नजरसानी केस होता है उसका कहा जाता है कि स्कोप इंतहाई महदूद होता है। कोई बंदा उसका 2% कहता है, मरकजी केस के फैसले के बाद उसमें 2% चांसेस होते हैं कि वो फैसला तब्दील हो। लेकिन यहाँ पर अदालत के अंदर जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से दलाइल जारी हैं, क्या आपको लगता है कि ये नजरसानी में चांस एक ही होता है कि आप आते ही सबसे पहले सामना फैसला सामने रखा हो और आप अदालत को बताएं कि जज साहब इस फैसले में सतह पर तैरती हुई ये वाली गलती नजर आ रही है, जो बहुत बड़ी मिस्टेक है कानून की नजर में, अदालत इसको कंसीडर नहीं कर सकती। और फिर वो नजरसानी शुरू होती है और उसी पॉइंट तक महदूद रहती है। सही। इस केस में भी ये गलती मौजूद है, इसमें शक नहीं है, क्योंकि मिसेस सेरीना ईसा जो है वो इस केस में फ्रीक नहीं थी। उन्होंने एक मॉरल गेम के लिए ये ऑफर की कि मैं अपनी सफाई और डॉक्यूमेंट पेश कर देती हूँ। उनको वही लिबर्टी देते हुए जज की वाइफ उन्हें इजाजत दे दी गई
जब उन्होंने पेश कर दी थी तो भी अदालत को ये कहना चाहिए था कि हमने आपकी ख्वाहिश का एहतराम कर लिया, आप इस केस में फरीक नहीं है, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अदालत को फैसला सिर्फ रेफरेंस की हद तक देना चाहिए था कि ये कॉश किया जाता है, बाकी हुकूमत जानती, सरीना ईसा जानती। अच्छा, आज भी हमने समाज के दौरान देखा कि खास तौर पे जस्टिस मकबूल बाकर लेडी सरीना ईसा को उनको गाइड भी करते रहे कि आप जो आपके मरकजी पॉइंट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, वो आप अदालत के सामने बताएं। टाइम जाया हो रहा है, आप साइडों से डी ट्रैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैं बार बार ये कह रहा हूँ और सब यही कह और समझ रहे हैं, लॉयर्स भी, कि जो उनका एक पॉइंट है उस पे रहें कि भाई सरीना ईसा साहिबा का इस केस से ताल्लुक नहीं था, उनके बारे में जो फैसला लिया गया वो गलत है, और खुद उनको भी इसी पॉइंट पे रहना चाहिए। मुझे नहीं समझ आ रही, पता नहीं, मैं 30 साल मैंने रिपोर्टिंग की है और मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ कि क्यों इस पॉइंट से हट के सरीना ईसा अपना नहीं, पर्सनल भी छोड़ दे, अपना केस क्यों फैला रही है, क्यों एफबीआर में जो कार्रवाई हुई उसकी बातें कर रही हैं, जो नहीं हुई उसकी बातें कर रही हैं। वो एक सिंपल, हाँ, वो असल में मेलाफाइडी ऑन फैक्ट शो करने की कोशिश कर रही है जिसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ इस गलती को वो साबित कर रहे हैं कि कोर्ट ने ये गलती की है। और जो बार बार जज साहब कह भी रहे हैं कि आप हमें फैसला पढ़ के बता दें और ये बताएं कि हमने ये फैसले में ये लिख दिया, ये गलत है, आपका इससे वाकई ताल्लुक नहीं बनता, आपको वाकई नोटिस, ये खुद बता भी रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। पता नहीं, मैं मेरी या तो दोनों जो है जज साहब और मिसेज उनकी जो है वो सिर्फ ये उनको समझ आ गया है, या उन्होंने तय कर लिया है कि उन्होंने मजीद अब जॉब नहीं करनी, मतलब ये जज नहीं रहना, या उन्हें रहने नहीं दिया जाएगा अगर ये कोर्ट छोड़ भी दे तो। जो और गवर्नमेंट फैक्टर्स हैं, जो अवामिल होते हैं काम, जैसे जस्टिस शौकत अजीज हैं हमारे सामने, और मिसालें, वकार सेठ साहब बावजूद दरख्वास्तें देने के सुप्रीम कोर्ट नहीं पहुंच सके, तो वो या तो उन्हें ये कुछ ऐसी समझ आ गई और वो दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। एक मौके पर आपको याद होगा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये कहा कि आपने हमें इतनी बातें सुनाई, तो उन्होंने कहा आई एम सॉरी, मैंने आपको नहीं, मैंने हुकूमत को सुनाई है। या फिर उन्हें कहा गया कि अगर आपको हुकूमत को कुछ सुनाना है तो आप ये कोर्ट का फोरम इस्तेमाल ना करें या सिर्फ कानून की बात करें। मतलब एक जज अगर अदालती फोरम, अदालती रोस्ट्रम सियासी बयानात या सियासी इल्जामात के लिए इस्तेमाल कर रहा है, इसकी मिसालें नहीं है पाकिस्तान की जुडिशरी में। लेकिन ये भी इन्वाइट कर ले, किसी जैसे इस्लामाबाद के बारे में इन्वाइट किया था, वो उनके लिए गोल्डन चांस था, वहां कर लेते सारी बातें दिल की बड़ास निकाल लेते। अच्छा, आज हमने एक सबसे बड़ी चीज जो अदालत के अंदर एक अहम पेशरफ्त देखी वो ये थी कि जस्टिस उमर अता बंदयाल की जानिब से इंकशाफात कुछ किए गए। उन्होंने लेडी सरीना ईसा के साथ भी मुलाकात का कहा कि उनसे मुलाकात हुई, कुछ बातें भी उन्होंने कहा कि उन्होंने की, लेकिन चूंकि वो जस्टिस काजी फैज ईसा की तरह जज्बाती हो सकते हैं लेकिन वो ये बातें करेंगे नहीं। फिर उन्होंने जस्टिस काजी फैज ईसा से भी मुलाकात का जो है वो कहा कि उनसे भी मुलाकात हुई। मेरा आपसे सर ये सवाल है कि क्या एक सुप्रीम कोर्ट का जज जो एक साइल या एक मुलजिम है उसका केस सुन रहा है और वो उसी के साथ मुलाकात करे, क्या कानूनन ये तरीका या ये मुलाकात जायज? इसका भी एक फैक्टर है, मैं उसका जिक्र करूंगा, लेकिन पहले मैं ये बताऊं कि जस्टिस काजी फैज ईसा अपने बारे में बात सफाई पेश करते हुए इस कदर जज्बाती हुए कि वो अपने वालिद की पाकिस्तान के लिए खिदमत का जिक्र करते हुए रो पड़ते, कभी उनकी अहलिया अपने वालिद की खिदमत का जिक्र करते हुए अबदीदा हो जाती हैं। तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने उन्हें यही वाजे किया कि सर आपकी बातें बिल्कुल ठीक है, यही अल्फाज इस्तेमाल किए, आपके वालिद की भी खिदमत से किसी को इनकार नहीं है, और लेकिन और आपकी हुब्बुल वतनी और दयानतदारी रेपुटेशन पर भी कोई सवाल नहीं है, लेकिन हम अदालत की मजबूरी ये है कि वो अगर आपको रिलीफ देना भी चाहती है तो जज्बात की बुनियाद पर रिलीफ दे नहीं सकती। रिकॉर्ड के मुताबिक आप उसको रिकॉर्ड से साबित करें कि आप बेकसूर हैं और कानून के दायरे में रहकर बात करें, हमें वो रास्ता दिखाएं, हमें वो रास्ता चाहिए कि मैं आपको। मेरा सवाल अभी भी आपसे है कि क्या एक सिटिंग जज जो अपने किसी साइल का या मुलजिम का केस सुन रहा हो उसके साथ आउट ऑफ द कोर्ट मुलाकात करे और फिर उसका नहीं आउट ऑफ, उसकी वजह यह है कि वो जस्टिस उमर अता बंदयाल सिटिंग जज हैं, जस्टिस काजी फैज ईसा साहब भी सिटिंग जज है, सस्पेंडेड नहीं, लेकिन इस अदालत में तो वो बतौर साइल पेश हुए हैं। इस अदालत में तो बतौर साइल हुए, लेकिन जो जब वो आपने देखा जस्टिस काजी फैज ईसा साहब वापस जाने के लिए रास्ता भी जजेस वाले इस्तेमाल करते हैं, तो वो जब आपस में मुलाकात इंटरैक्शन ये वो हुई होगी, लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये क्लियर कट वादे किया है कि हमारी जो भी बात हुई है, एक तो मैं वो बताऊंगा नहीं, और दूसरे मैं ये हर रोज सुबह को सूरत पढ़ के आता हूँ, सूरत नंबर 4 की कोई आयत का उन्होंने जिक्र किया जिसका तर्जमा यह है कि अल्लाह ताला मुझसे दुरुस्त फैसले करवाना, कोई रिश्तेदारी या परवरी या मोहब्बत दुश्मन मुझ पर गालिब ना आए।
तो ये उन्होंने वादे कर दिया कि उसके बावजूद फैसला वो कानून के मुताबिक और मेरिट पे वैसे राशिद साहब, मैं इस केस का खुद गवाह हूं। सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 3 जस्टिस उमरता बंदियाल की वो अदालत थी, और इसी अदालत के अंदर एक नौजवान था जिसका नाम गालबन कामरान था, और उसने बेंच के ही एक रुकन जस्टिस मजहर आलम मियां खेल से जजेस कॉलोनी में जाकर उनकी रिहायशगाह पर मुलाकात की कोशिश की थी, और वो ये कहकर गया था कि वो जस्टिस मजहर आलम मियां खेल से मुलाकात करने चाहते हैं, और इत्तफाक से उसका नाम जस्टिस जो मियां खेल थे उनके कजन के साथ मिलता था, उनका नाम भी कामरान था। उन्होंने उसको अपने घर में बिठाने का कह दिया गलतफहमी की बुनियाद पे। जब ये घर पहुंचे और इन्होंने देखा कि ये उनके कजन नहीं है बल्कि उस लड़के ने अपना ये तारुफ करवाया कि वो साहिल है, और कल उनके पास अदालत में उनका केस लगा हुआ है, जिसके बाद अगले दिन जब अदालत लगी तो अदालत ने उस नौजवान को न सिर्फ उसको डांटा बल्कि सरजनिश की, बल्कि मौका पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी किया। ये अदालत के अंदर ये कार्रवाई हुई। मैं उस केस को रिपोर्ट करने के लिए वहां पे मौजूद था। ऑन द स्पॉट उस लड़के के वालिद ने 1 लाख रुपया अदालत में जमा करवाया, जिसके बाद उस लड़के की जान खुलासी हुई। तो जब अदालत एक साइड पे एक आम साहिल को 1 लाख रुपया जुर्माना कर रही है कि जो यहाँ पे जो इस केस में जो उमरता बंदियाल साहब लेडी वाइफ और काजी फाइज साहब की जो मुलाकात होती है वो एज जज और साहिल नहीं होती, वो एज कुलीग होती है, वो पड़ोसी नहीं है एक दूसरे के। लेकिन ये उन्होंने वादे कर दिया है कि वो इस सारी मुलाकातों को, बातों को अपने फैसले पर हरगिज असरअंदाज नहीं होने देंगे। उमरता बंदियाल साहब ने ये क्लियर कट वादे किया है, और ये पुरानी आयत का हवाला देकर बिल्कुल ये बिल्कुल बात ठीक है। लेकिन केस खत्म भी हो जाता है, काजी साहब इससे बच भी जाते हैं, लेकिन क्या ये नुक्ता, ये दाग अपनी जगह पे, ये स्टिग्मा बरकरार नहीं रहेगा कि केस की समाअत के दौरान जस्टिस काजी फायज ईसा ने बेंच के सरबराह से आउट ऑफ द कोर्ट मुलाकात की? नहीं, ये कोई ऐसा स्टिग्मा नहीं। बताया तो है कि वो जज भी हैं, वो पड़ोसी भी हैं, कुलीग भी हैं, और उमरता बंदियाल साहब और तमाम जजेस का रवैया भी बता रहे हैं, और उन्होंने कुरान की आयत का हवाला भी दिया जो हर रोज नमाज में पढ़ के दुआ करते हैं। उनके ये मेंशन करने का मकसद ही ये था कि अगर कोई काजी साहब को भी कोई ऐसी गलतफहमी है कि ताल्लुक की बिना पर उनके हक में फैसला हो जाएगा तो वो खत्म हो जाए। अच्छा, आज जो समाअत के आखिर में जस्टिस उमरता बंदियाल की जानिब से 3 सवालात काजी फायज ईसा साहब से पूछे गए हैं, जिसमें पहला सवाल तो ये था कि उनकी एहलिया का जो फॉरेन अकाउंट है, क्या उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा सवाल अदालत की जानिब से ये पूछा गया है कि उनके वाइफ के उस अकाउंट से जो रकम बैरून मुल्क भिजवाई गई उनके बच्चों के लिए, क्या उस रकम में उनका कोई हिस्सा था या नहीं। जबकि तीसरा सवाल ये था कि बैरून मुल्क जो जायदादें या फ्लैट्स थे वो खरीदने के लिए जो अखराजात किए गए उससे भी उनका जो है वो कोई लेना देना नहीं। ये 3 सवाल आज सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब के सामने रखे हैं, और कल उनसे इस पर जवाब तलब किया है। कल इस केस की समाअत होगी। राशिद साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, सवाल तीनों मैंने आपको बता दिए, सवाल आपने सुने। क्या नजरसानी दरखास्तों के दौरान अदालत इतनी वजाहत के साथ सवालात पूछे तो उसका स्कोप जो है वो आम साहिल और इस केस में डिफरेंट क्यों हो गया? ये उसी तनाजुर में है कि जो जज्बाती हो रहे हैं ना जस्टिस काजी फायज ईसा और उनकी एहलिया, तो कोर्ट ये कह रही है कि हम आपका फैसला जज्बात की बुनियाद पर नहीं कर सकते, आपको हमें कानूनी रास्ता बताना होगा। तो एक तो वही एरर जो पहले मैंने बताया फैसले के अंदर अगर कोई है तो वो कि बताया कि वो है कि वो फरीक नहीं थी और फैसला उनके खिलाफ हो गया। अब चूंकि हो गया, वो उसका जवाब ये देती है अदालत कि आप फरीक नहीं थी लेकिन आप खुद आए। जब आपने खुद आके स्टेटमेंट दी वो, तो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट की बुनियाद पर फिर हमें एडमिटेड फैक्ट की बुनियाद पर हमें ये कहना पड़ा कि ठीक है आप FBI चले जाएं। तो अब FBI जब चले गए वो, और FBI की जो भी रिपोर्ट है जो वो जिसको वो तस्लीम ही नहीं कर रहे काजी फायज ईसा साहब के, हम देखते ही नहीं है इसको, अदालत हम तो वो करते हैं वो भी ना देखे क्योंकि हमारा ताल्लुक नहीं है। तो फिर जो एडमिटेड फैक्ट बयान किया था उस वक्त सरीना ईसा साहिबा ने, वो कहते हैं फिर आप उसको डिनाई कर दें कि आपका उनके उस अकाउंट से कोई ताल्लुक नहीं है जो आपने 3 सवाल किए, उनका जवाब दे दें, तो फिर हम उसकी बुनियाद पर फैसला कर देंगे। ये इसलिए बीच में आया। अच्छा, तो ये जो इस वक्त जहाँ पे अदालत आके रुकी है, जहाँ पे ये समाअत जारी है, अगर कल काजी साहब ये इन तमाम चीजों से इनकार कर देते हैं, वो तो आज भी देने लगे थे जवाब, लेकिन वक्त खत्म हो गया था, तो फिर इसका आगे इसका ये जो तो है वो फैसला अदालत करेगी। ये तो अब आगे फैसले की बात आ गई। मैं तो
ये नहीं कह सकता कि अब अदालत ये करेगी वो फिर कंटेम्प्ट हो जाएगी। अच्छा, जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से आज भी हमने देखा कि कुछ सवालात उठाए गए, जिसके बाद कुछ दोबारा तलखी जजेस के दरमियान हुई थी। ये काजी साहब या उनकी अहलिया जब भी कोई इस तरह के सवालात आते हैं, वो अपने वालिद मोहतरम का जिक्र करते हुए कहते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान बनाया, वो अपने वालिद साहब का जिक्र करती हैं और दोनों जज्बाती हो जाते हैं। ये सेंटिमेंटल जो इशू चल रहा है इनके साथ लगातार चल रहा है। आज भी उन्होंने फरोग नसीम साहब जो वफाकी वजीर हैं, अनवर मंसूर साहब साबिक अटार्नी जनरल हैं, उनको उन्होंने झूठा करार दिया। बड़े सख्त किस्म के वो बयानात वो अदालत में दे जाते हैं। तो ये फिर उनके ऊपर ये इल्जाम भी लगा, आपको याद होगा कि हुकूमत की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया कि ये दिमागी तौर पर सेहतमंद नहीं है, इनका जो है वो कोई माहिर नफ्सात या किसी को वो चेकअप होना चाहिए। तो ये क्या चीजें देखते हैं, ये चीजें आपस में क्यों बार बार इस तरह की उलझन पैदा कर रही है? तो उन्होंने वजाहत भी की, और ये जब जजेस ने कहा कि आपने हमें इतनी सुनाई, तो उन्होंने कहा कि आपको नहीं, हुकूमत को सुनाई है। असल में जो वो एग्रीव्ड है उस सिचुएशन से कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनके खिलाफ करते रहे शहजाद अकबर साहब और फवाद चौधरी साहब, और उन्होंने इस किस्म के अल्फाज भी इस्तेमाल किया अंडर ट्रायल जज, और जैसा आपने बताया कि तौहीन अदालत भी उसके ऊपर अब दरखास्त फाइल तो हो चुकी है। वो उसका जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्हें लगता है कि उनके पास वो बीइंग ए जज प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर नहीं सकते और कोई फोरम है नहीं। इस वक्त वो रोस्टम पे खड़े हुए हैं, तो हुकूमत के उन इल्जामात का वो जवाब दे दें। और उनकी ख्वाहिश ये भी थी कि उनके ये जवाब बराह रास्त नशर भी हों ताकि अवाम तक पहुंच जाएं। इसके अलावा और कोई मसला नहीं है। बाकी जो जज्बाती वो जिस हद तक हो जाते हैं, यहाँ हमारे साथ बैठे हुए कुछ साथी भी हैं, मैं तो नहीं, जो जिनका टिल्ट दूसरी जानिब है, वो भी यही बात कहते हैं कि वो इतने जज्बाती हो जाते हैं कि ऐसा लगता है जैसे उन्हें नफ्सियाती ट्रीटमेंट की जरूरत है। सही। नाजरीन, आज केस का जो सूरत हाल थी, जो उस पर तजिया था, वो आपने सुना। आज भी कमरा अदालत का माहौल काफी उसमें गर्मा गर्मी देखने को मिली। काजी साहब अपनी जो दलाइल देते हुए वो हमने देखा है उनको कि वो जज्बाती हो जाते हैं, और आज भी उनका ये कहना था कि वो जज्बाती आइंदा भी होंगे अपने दीन के लिए, और इस अदालत जो अदालत उज़्मा है इसके वकार और इसकी तकरीम के लिए वो जज्बाती होंगे। कल इस केस की दोबारा समाअत होगी अदालत की जानिब से। तो ये अंदिया दिया गया है कि सुबह 9:30 बजे इसकी समाअत हो, और देखते हैं कि कल इस केस की समाअत 9:30 बजे होती है या 11:30 बजे होती है। जो भी इंशाल्लाह कल सूरत हाल होगी उस हवाले से आपको अपडेट करेंगे। तब तक के लिए सईद बलोच को इजाजत दें। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।